गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, कंपनियों का वर्गीकरण। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में कंपनियों के डेफिनेशंस और कंपनी के नेचर के बारे में स्टडी किया था। तो आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। कंपनियों का क्लासिफिकेशन देखो स्टूडेंट्स, निर्माण समामेलन की विधि के आधार पे जो सबसे फर्स्ट है वो किस आधार पे है कि निर्माण या समामेलन की विधि के आधार पे। नंबर 2 है सदस्यों के दायित्व के आधार पर। नंबर 3 है सदस्यों की संख्या के आधार पर। नंबर 4 है नियंत्रण के आधार पर। और नंबर 5 है स्वामित्व के आधार पर। नंबर 6 है पूंजी बाजार में पहुंच के आधार पर। और अंतिम है अन्य कंपनियां। तो देखो स्टूडेंट्स, ये अपने आप में एक संक्षिप्त वर्गीकरण है कि जिनको मतलब कंपनियां जो हैं उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है सबसे पहले निर्माण या समामेलन की विधि के आधार पे। तो आज हम जो स्टडी करेंगे वो है निर्माण या समामेलन की विधि के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि निर्माण या समामेलन की विधि के आधार पर कंपनियां 2 प्रकार की होती है। निर्माण या समामेलन की विधि के आधार पे देखो 2 प्रकार कौन कौन से। नंबर 1 असमामेलित या अपंजीकृत कंपनियां। नंबर 2 समामेलित कंपनियां। देखो स्टूडेंट्स, असमामेलित या अपंजीकृत कंपनियां कौन सी होती है? वो कंपनियां जो कंपनी अधिनियम 2013 या जो उससे पूर्ववर्ती जो कंपनी अधिनियम है उसमें उसके किसी भी कंपनी अधिनियम के अधीन समामेलित या पंजीकृत नहीं की गई है, तो वो कहलाती है असमामेलित या अपंजीकृत कंपनियां। अपंजीकृत कंपनियां स्टूडेंट्स देखो कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार जो कंपनियां रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कौन कौन सी है? जो कहने का मतलब भारत के अंदर या देश के किसी भी अन्य का कोई भी कानून है उसके अधीन रजिस्टर्ड है। कहने का मतलब कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार रजिस्टर्ड नहीं है। तो देखो कोई भी साझेदारी फर्म, नंबर 1। नंबर 2 कोई भी सीमित देयता साझेदारी। नंबर 3 सहकारी समिति। नंबर 4 समिति। और नंबर 5 अन्य कोई भी व्यावसायिक संस्था। ये सभी अपने आप में देश के किसी भी कानून अपने जो कहने का मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो हमारे देश में इनके लिए जो अधिनियम बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड की जाती है। साझेदारी फर्म भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार, कहने का मतलब। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि सेक्शन 366 अंडर सेक्शन 1 उसके अकॉर्डिंग अगर ये कोई भी संस्था चाहे तो ये अपने आप को कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत करवा सकती है। अब देखो स्टूडेंट्स, नंबर 2 है वो आता है समामेलित कंपनियां। समामेलित कंपनियां 3 प्रकार की होती है। देखो स्टूडेंट्स, समामेलित कंपनियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो देखो हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 शाही अधिकार पत्र द्वारा निर्मित कंपनियां।
शाही अधिकार पत्र द्वारा निर्मित कंपनियां। विशेष नंबर 2 है विशेष विधान के अधीन निर्मित कंपनियां, या ये कह सकते हैं वैधानिक कंपनियां। और नंबर 3 है कंपनी अधिनियम के अधीन निर्मित कंपनियां। देखो स्टूडेंट्स, समामेलित कंपनियां जो होती है, समामेलित कंपनियां वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 शाही अधिकार पत्र द्वारा निर्मित कंपनी। शाही अधिकार पत्र जिसको अपन बोलते हैं रॉयल चार्टर। शाही अधिकार पत्र कहने का मतलब प्रभुसत्ता व्यक्ति, या जो कहने का मतलब जिनकी सत्ता होती है उनके द्वारा एक अधिकार पत्र जारी करके कंपनियां निर्मित स्थापित की जाती थी। और इसका प्रचलन सबसे ज्यादा कहां था? ब्रिटेन में ऐसी कंपनियों के 2 उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक तो है ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा उदाहरण है ईस्ट इंडिया कंपनी, और जो दूसरा उदाहरण है वो है बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये अपने आप में 2 ऐसी कंपनियां हैं जो शाही अधिकार पत्र द्वारा निर्मित कंपनियां हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि जो शाही अधिकार पत्र या रॉयल चार्टर द्वारा जो निर्मित कंपनियां जो होती है उनके शक्ति और प्रकृति जो है वो उनके जो रॉयल चार्टर होता है, जो शाही अधिकार पत्र होता है, उसके अधीन प्रदान की जाती है। अगर कोई भी कंपनी के सदस्य या कंपनियां खुद अगर उसका उल्लंघन करती है शक्तियों का, अपनी प्रकृति का, तो कहने का मतलब ये है कि जो उस प्रभुसत्ता व्यक्ति है जिन्होंने शाही अधिकार पत्र के द्वारा कंपनियों को निर्मित किया है, वो उसका समापन, या कहने का मतलब वो उसको समाप्त कर सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बैंक ऑफ इंग्लैंड अपने आप में 2 ऐसी कंपनियां हैं जो शाही अधिकार पत्र के द्वारा निर्मित कंपनियां हैं। और इन कंपनियों को जो भी शक्ति और जो इनकी प्रकृति है वो शाही अधिकार पत्र के द्वारा प्रदान की जाती है। उसमें इनको जो प्रदान की गई शक्तियां हैं उन सभी का उस शाही अधिकार पत्र में उल्लेख होता है। अगर वो कोई उसका उल्लंघन करते हैं तो कंपनियां अगर उस शक्ति का उल्लंघन करती है तो जो प्रभुसत्ता व्यक्ति है वो उसको समाप्त कर सकते हैं, यानी कि कंपनी को समाप्त कर सकते हैं। नंबर 2 है विशेष विधान के अधीन निर्मित कंपनियां। देखो स्टूडेंट्स, विशेष विधान के अधीन निर्मित कंपनियां या वैधानिक कंपनियां, जो कंपनियां भारतीय संसद या किसी भी राज्य की विधानसभा के द्वारा, कहने का मतलब कोई कानून बना करके स्थापित या उनके द्वारा निर्मित की जाती है, तो वो कंपनियां कहलाती है विशेष विधान के अधीन निर्मित कंपनियां। स्टूडेंट्स देखो, विशेष विधान के अधीन निर्मित कंपनियां, अगर हम इसके उदाहरण लेते हैं विशेष, तो LIC, RBI, जो राज्य पथ परिवहन निगम, ये सभी अपने आप में स्टूडेंट्स विशेष विधान के अधीन निर्मित कंपनियां हैं। इनको वैधानिक कंपनियां कहा जाता है। और स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये अपने आप में भारतीय संसद या किसी राज्य की जो विधानसभा होती है उनके द्वारा एक विशेष विधान के अधीन, कहने का मतलब इनका निर्माण किया जाता है। इनका निर्माण कंपनी अधिनियम जो है 2013 वर्तमान में, या जो पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम थे उनके अधीन इनका निर्माण नहीं किया गया है। कहने का मतलब इनके लिए एक विशेष विधान के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, अगला है कंपनी अधिनियम के अधीन निर्मित कंपनियां।
कंपनी अधिनियम के अधीन निर्मित कंपनियां, कि जो कंपनियां कंपनी अधिनियम 2013 या उससे पूर्ववर्ती जो कंपनी अधिनियम है, उससे जो पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम है उसके अधीन अगर निर्मित की गई है या उनके अनुसार अगर उनका समामेलन किया गया है तो वो कंपनी अधिनियम के अधीन निर्मित कंपनियां कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने स्टडी किया वो था कंपनियों का वर्गीकरण। उसमें हमने कंपनियों का वर्गीकरण पढ़ा और उसमें निर्माण या समामेलन की विधि के आधार पे हमने कंपनियों के वर्गीकरण को पढ़ा। उसमें दो प्रकार से कंपनियों का वर्गीकरण किया गया है, असमामेलित या अपंजीकृत कंपनियां, नंबर 2 समामेलित कंपनियां। समामेलित कंपनियां 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है शाही अधिकार पत्र द्वारा निर्मित कंपनियां। इसमें देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको उदाहरण दिया कि जो ब्रिटेन है उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी और बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये अपने आप में 2 ऐसी कंपनियां थी जो रॉयल चार्टर के द्वारा इनका निर्माण किया गया है। नंबर 2 है विशेष विधान के अधीन निर्मित कंपनियां या वैधानिक कंपनियां या विशेष विधान के अधीन निर्मित जो कंपनियां हैं वो कंपनियां हैं जिनका मतलब भारतीय संसद या किसी राज्य की विधानसभा के द्वारा पारित किसी कानून के अंतर्गत, कहने का मतलब उनका निर्माण किया गया, जैसे LIC, RBI, राज्य पथ परिवहन निगम, ये अपने आप में एक विशेष विधान के अधीन निर्मित कंपनियां होती हैं। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं कि ये जो कंपनियां होती है ये अपने आप में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए, कहने का मतलब स्थापित की जाती है या फिर जो जनोपयोगी सेवाएं हैं उनके लिए भी स्थापित की जाती है। नंबर 3 है कंपनी अधिनियम के अधीन निर्मित कंपनियां। ऐसी कंपनियां, कहने का मतलब जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 है उससे पूर्ववर्ती जो भी भारतीय कंपनी अधिनियम जो लागू था उससे पहले, तो कहने का मतलब उनके अधीन अगर समामेलित या रजिस्टर्ड हुई है वो कंपनी अधिनियम के अधीन निर्मित कंपनियां कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो स्टडी किया वो अब हम जो कल पढ़ेंगे वो अगला वर्गीकरण पढ़ेंगे। थैंक यू।